लंदन शहर सदियों से ब्रिटेन की आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और आज भी दुनिया की कई सबसे बड़ी और सबसे संपन्न कंपनियां अपने मुख्यालय देश की राजधानी में स्थापित करना पसंद करती हैं। हालांकि इन आधुनिक व्यवसायों में से कोई भी उस कंपनी की तुलना में नहीं टिक सकता जो निस्संदेह अब तक की सबसे शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगम थी। लगभग 400 साल पहले स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय लीडेनहॉल स्ट्रीट से भारत की यात्राओं के लिए एक साधारण व्यापारिक कंपनी के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे उपमहाद्वीप की वास्तविक राज्य सरकार बन गई। अपने चरम समय में कंपनी ने सबसे शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों की ताकत और संपत्ति को भी पीछे छोड़ दिया था और अपनी निजी सेनाओं के बल पर भारत के लंबे समय से स्थापित स्वदेशी राजवंशों को किनारे कर उनके क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यह सब कुछ कंपनी ने दुनिया के सबसे मूल्यवान व्यापार मार्गों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखकर हासिल किया, जिससे उसके कर्मचारियों और शेयर धारकों के लिए चौंका देने वाली संपत्ति उत्पन्न हुई। लेकिन आखिरकार यह निजी निगम पृथ्वी के सबसे बड़े और समृद्ध क्षेत्रों में से एक पर शासन करने कैसे पहुंच गया? यह है ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 17वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। हालांकि यह उस दौर में विदेशी व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई पहली ऐसी कंपनी नहीं थी। अब तक केवल स्पेन और पुर्तगाल ही दुनिया भर में अपने अपने बड़े साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए थे, लेकिन जब इन देशों को ऐसे अभियानों से मिलने वाले लाभ और संपत्ति का पता चला तो कई अन्य यूरोपीय राष्ट्र भी अपने लिए विदेशी उपनिवेश स्थापित करने के लिए उत्सुक हो गए, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और डच गणराज्य के राज्य। हालांकि इन देशों की सरकारें अक्सर महंगे और स्वाभाविक रूप से जोखिम भरे अभियानों को प्रायोजित करने में सक्षम नहीं थीं। नतीजतन 16वीं सदी में लंदन और एम्स्टर्डम जैसे शहरों के व्यापारी और राजनेता ऐसी संस्थाएं स्थापित करने लगे जिन्हें बाद में संयुक्त पूंजी कंपनियों के रूप में जाना गया। ये पहली आधुनिक कंपनियां थीं क्योंकि इन शहरों के नागरिक अपनी पूंजी उन कंपनियों में निवेश कर सकते थे जो उपनिवेशीकरण अभियानों या विदेशी व्यापारिक अभियानों का आयोजन करती थीं। यदि ये अभियान लाभकारी व्यापार अनुबंध स्थापित करने या उपनिवेश बसाने में सफल होते तो निवेशकों को उनकी प्रारंभिक पूंजी के बदले मुनाफे में हिस्सा मिलता। इस तरह स्थापित होने वाली पहली कंपनी 1555 में मस्कोवी कंपनी थी, जिसके माध्यम से अंग्रेज व्यापारियों ने रूस के वर्तमान मॉस्को क्षेत्र में व्यापारिक अभियान आयोजित किए। अपनी सफलताओं के बावजूद लंदन के व्यापारी अच्छी तरह जानते थे कि विश्व व्यापार का असली इनाम तो सुदूर पूर्व में यानी भारत, चीन और ईस्ट इंडीज में है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें वहां से यूरोप लाया जा सकता था, जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, चाय और रेशम, वे अपने वजन से भी ज्यादा सोने के दाम में बिक सकती थीं। इसी कारण 1600 में लंदन के कुछ प्रमुख व्यापारियों के एक समूह ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से अनुरोध किया कि वे उनकी नवस्थापित कंपनी, जिसका नाम था एड गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, को एक चार्टर प्रदान करें। चार्टर प्रदान कर दिया गया और कंपनी ने अपने गवर्नर और 24 निदेशकों की बोर्ड के तहत थोड़े ही समय बाद अपनी पहली छोटी जहाजों की बेड़ा ईस्ट इंडीज की ओर रवाना किया। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरह से रातों रात सफल नहीं हुई थी। अपने शुरुआती कुछ वर्षों में जो अभियान अब के मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने के लिए रवाना हुए, उन्हें डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली साम्राज्य से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो दोनों ही उस क्षेत्र में पहले से अच्छी तरह स्थापित थे। हालांकि 1610 के दशक तक प्रगति हुई जब भारत के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न शासकों से कुछ रियायतें प्राप्त कर ली गईं, जिन्होंने अंग्रेजी व्यापारियों को अपने बंदरगाहों में व्यापार करने की अनुमति दी। बाद में 1639 में कंपनी ने भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर एक भूमि का टुकड़ा खरीदा। यहाँ पर बाद में स्थापित की गई मद्रास की कॉलोनी उपमहाद्वीप पर कंपनी का पहला बड़ा ठिकाना बन गई। इसमें और वृद्धि तब हुई जब 1661 में इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच एक राजनयिक गठबंधन के हिस्से के रूप में पुर्तगाली उपनिवेश बॉम्बे को इंग्लैंड को उपहार स्वरूप दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जल्द ही वहां भी खुद को स्थापित कर लिया और इस प्रकार 17वीं सदी के दूसरे भाग तक कई तटीय उपनिवेश थे, जिनसे कंपनी आने वाले दशकों में और विस्तार करने की सोच रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां पूरी तरह से एशिया महाद्वीप तक ही सीमित नहीं थीं, जहां उन्होंने अमेरिका में बहुत कम हस्तक्षेप किया। जहां अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों को इंग्लिश क्राउन से एकाधिकार प्राप्त था, वहीं वे शुरुआती दौर से ही अफ्रीकी दास व्यापार में शामिल हो गए थे। कंपनी के भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के कुछ ही समय बाद उसने पूर्वी अफ्रीका के हिस्सों
जैसे मोजाम्बिक और मेडागास्कर से दासों की खरीद शुरू कर दी, ताकि महाद्वीप के पश्चिमी तट पर दास व्यापार को नियंत्रित करने वाली रॉयल अफ्रीकन कंपनी के साथ हितों के टकराव से बचा जा सके। लेकिन रॉयल अफ्रीकन कंपनी के विपरीत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी संख्या में दासों को अटलांटिक पार कर अमेरिका ले जाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि दासों को हिंद महासागर के पार भारत और ईस्ट इंडीज भेजा। इनमें से कई दासों को कंपनी के कारखानों और कार्यशालाओं में जैसे मद्रास और बॉम्बे में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जहां सस्ते श्रम का उपयोग लंदन में शेयरधारकों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए किया जाता था। 1600 के शेष भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन अधिकांश समय वह अपनी बड़ी और अधिक प्रतिस्पर्धी डच समकक्ष कंपनी के सामने दब गई थी। इन दोनों व्यापारिक कंपनियों के बीच तनाव बढ़ता गया और अंततः उनके अपने देशों के बीच कई संघर्षों में बदल गया। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में एंग्लो डच युद्ध लड़े जा रहे थे। हालांकि अगले शताब्दी में कंपनी की किस्मत बेहतर हो गई, जब भारत में सैन्य विजय की एक श्रृंखला ने इसे मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली कंपनी बनने की राह पर ला खड़ा किया। इस अवधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में एक प्रमुख व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव थे। सिर्फ 20 साल की उम्र में कंपनी में शामिल होने के बाद क्लाइव ने 1740 के दशक के अंत में तेजी से पदोन्नति पाई और 1750 के दशक की शुरुआत तक वह भारत में कंपनी के संचालन में एक वरिष्ठ अधिकारी बन गए थे। इस समय तक कंपनी ने अपनी निजी सेना के लिए हजारों ब्रिटिश और आयरिश सैनिकों की भर्ती कर ली थी और भारत के छोटे राज्यों के बीच अपने सहयोगी बना लिए थे, जिनसे वह सैन्य संघर्ष की स्थिति में मदद के लिए बुला सकती थी। यही सैन्य शक्ति थी जिसे क्लाइव ने सीखकर कुशलता से नियंत्रित किया और बाद में 1757 में बंगाल के नवाब के खिलाफ एक रणनीतिक कदम के रूप में तैनात किया। उस वर्ष लड़ी गई प्लासी की लड़ाई में आधुनिक तोपखाने और राइफलों से लैस एक छोटी ब्रिटिश सेना ने संख्या में कहीं अधिक दसियों हजार बंगाली सेना को हरा दिया। प्लासी में जीत ने क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी को आने वाले वर्षों में बंगाल के विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी। यह कंपनी की भारत में भूमिका के लिए पहली बड़ी उपलब्धि थी, जिसमें उसने कुछ बंदरगाहों और कारखानों से बढ़कर एक विशाल क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त कर लिया। आगामी दशकों में क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य अधिकारियों ने पूरे उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय विस्तार की नीति को जारी रखा। यह अक्सर उन छोटे देशी राजाओं और नवाबों की कीमत पर होता था जो स्थानीय प्रांतों पर नियंत्रण रखते थे। हालांकि कंपनी की मुख्य उपस्थिति बंगाल में थी, लेकिन उसके पश्चिम में 3 बड़ी शक्तियां थीं। मुगल साम्राज्य, जो उत्तरी भारत और पाकिस्तान के अधिकांश हिस्से पर शासन करता था, मराठा परिसंघ, जो मध्य भारत पर हावी था, और मैसूर सल्तनत, जो दक्षिण में प्रमुख देशी शक्ति थी। इसी समय फ्रांसीसी भी पांडिचेरी जैसे बंदरगाहों से दक्षिण भारत में अपनी शक्ति और प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि 7 वर्षों के युद्ध का प्रकोप, जो 1756 से 1763 तक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच दुनिया भर में लड़ा गया था, क्लाइव जैसे लोगों को भारत में फ्रांसीसी विस्तार को रोकने का अवसर मिला, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक किया। इसके बाद लगभग आधी सदी तक ईस्ट इंडिया कंपनी और देश की देशी शक्तियों के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। सिर्फ मैसूर के खिलाफ ही 1767 से 1799 के बीच 4 युद्ध लड़े गए। इस कभी न खत्म होने वाले युद्ध की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने हजारों की संख्या में देशी सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया, जिन्हें सिपाही कहा जाता था। यहाँ तक कि 1800 तक कंपनी ने 2 लाख से भी अधिक सैनिकों को रोजगार दिया हुआ था। उस समय की कई विकसित यूरोपीय देशों की सेनाओं से भी बड़ी सेना थी। इसी विशाल सैन्य शक्ति और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक के बल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में आखिरकार दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त की थी। मराठों जैसी शक्तियों के प्रतिरोध के बावजूद, जो कई वर्षों तक छोटे स्तर पर जारी रहा, कंपनी 19वीं सदी की शुरुआत तक प्रभावी रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। आश्चर्य की बात नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल संचालन के कारण वह लंदन में अपने शेयरधारकों के लिए अपार मुनाफा कमा सकी। कंपनी ने न केवल भारत में विशाल भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया था, बल्कि पूरे क्षेत्र में आने जाने वाले सभी ब्रिटिश व्यापार पर भी उसका एकाधिकार था। 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन में पी जाने वाली हर कप भारतीय चाय ईस्ट इंडिया कंपनी ही उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा 1750 के दशक से कंपनी ने अपने शासन के अधीन करोड़ों भारतीय प्रजा से कर वसूलने का भी लाभ उठाना शुरू कर दिया था।
हालांकि भारत में कंपनी के सैन्य और व्यापारिक प्रयास सफल रहे, लेकिन उसकी नागरिक प्रशासन व्यवस्था की तुलना में बेहद अपर्याप्त थी। इसका सबसे विनाशकारी उदाहरण 1770 का बंगाल अकाल था, जिसे कंपनी की अयोग्य व्यवस्था के कारण पूर्वोत्तर भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में कंपनी की संकट के प्रति प्रतिक्रिया पर एक कठोर रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके बावजूद इसे लंदन में कंपनी के निदेशक मंडल और प्रशासकों ने नजरअंदाज कर दिया, जिनकी मुख्य रुचि केवल मुनाफे में ही थी। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की एकमात्र रुचि का क्षेत्र नहीं था। अपने पूरे इतिहास में कंपनी की रुचि और भी पूर्व की ओर थी, जो आज के मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ साथ चीन और जापान में भी थी। 19वीं सदी में इन दोनों देशों चीन और जापान ने यूरोपीय व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क को रोकने की कोशिश की, सिवाय कुछ चुनिंदा बंदरगाहों के। हालांकि जैसे जैसे यूरोप और एशिया के बीच तकनीकी अंतर बढ़ता गया, चीनी और जापानी ब्रिटिश जैसे लोगों को अपने क्षेत्रों में जबरन घुसने से रोकने में असमर्थ हो गए। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे अधिक लाभदायक व्यापार अफीम का था, जिसे भारत में उत्पादित किया जाता था और मुख्य रूप से चीन को निर्यात किया जाता था। चीनी लोगों ने इस अत्यंत नशेड़ी और हानिकारक वस्तु के खिलाफ कदम उठाते हुए व्यापारियों से अफीम का भंडार जब्त कर लिया और व्यापार में शामिल किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा देने की धमकी दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर 1839 में चीन के छिंग राजवंश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसे बाद में पहला अफीम युद्ध कहा गया। 1842 में युद्ध समाप्त होने तक ब्रिटिशों ने हांगकांग द्वीप पर नियंत्रण कर लिया था और छिंग राजवंश को अपनी एकांत नीति छोड़ने और अनिच्छा से अपने ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारियों के लिए बंदरगाह। सिर्फ 200 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ तटीय व्यापारिक चौकियों से बढ़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान भूमि और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करने वाली शक्ति बन गई थी। हालांकि जो विनाशकारी और अचानक पतन आने वाला था, उसके लिए कंपनी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 1857 में कंपनी के शासन के खिलाफ पूरे भारत में एक व्यापक स्वदेशी विद्रोह भड़क उठा। इस विद्रोह के पीछे कई तरह की शिकायतें थीं, जिनमें से अधिकांश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाए गए शासन के तरीकों से जुड़ी थीं। उदाहरण के लिए यह धारणा थी कि कंपनी ने दशकों से देश में जो कर लगाए थे वे अत्यधिक थे और कई स्थानीय भारतीय रजवाड़े और राजकुमार, जिनके पूर्वजों ने उन राज्यों और साम्राज्यों पर शासन किया था जिन्हें 18वीं सदी से कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था, अब मानते थे कि उनके लिए अपनी स्वतंत्रता फिर से स्थापित करने का समय आ गया है। देश के कुछ हिस्से जैसे बंगाल और मद्रास व बॉम्बे की पुरानी कॉलोनियां इस विद्रोह से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहीं। हालांकि अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तर में दिल्ली के आसपास, कंपनी का नियंत्रण पूरी तरह से ढह गया, क्योंकि कंपनी की पैरोल पर काम करने वाले कई देशी सिपाही भी विद्रोह में शामिल हो गए। भारतीय विद्रोह 1 साल से भी अधिक समय तक चला और इसमें 6000 से अधिक ब्रिटिश नागरिकों और कंपनी के कर्मचारियों की जान चली गई। साथ ही अनुमानित 8 लाख भारतीय भी मारे गए, जो न केवल हिंसा के शिकार हुए बल्कि विद्रोह के बाद फैली अकाल और बीमारियों की लहर का भी शिकार बने। इन गंभीर विफलताओं की सूची ने ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिला दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब देश का प्रभावी ढंग से शासन करने में सक्षम या विश्वसनीय नहीं रही। इसके बाद अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। इसके बाद भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में प्रत्यक्ष शासन प्रणाली के तहत शासित किया जाने लगा। हालांकि 1858 की घटनाओं के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से अंत नहीं हुआ था। हालांकि अब इसे प्रभावी रूप से राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, जिसमें इसकी सभी संपत्तियां जैसे भूमि स्वामित्व, सिविल सेवा और सैन्य संचालन राज्य के स्वामित्व में ले ली गई थीं। फिर भी कंपनी को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के साथ 1833 में हुए एक समझौते के कारण ऐसा संभव नहीं था। इस समझौते के तहत कंपनी के शेयरधारकों को हर साल 40 वर्षों तक उनके शेयरों पर 10.5% लाभांश मिलना था। बदले में कंपनी के मामलों और भारत के प्रबंधन पर सरकार की अधिक निगरानी रखी जानी थी। इस समझौते के कारण ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक कानूनी आवश्यकता थी कि वह कंपनी को पूरी तरह से तब तक भंग न करे जब तक कि 1873 में 40 वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाए। इस बीच की अवधि में कंपनी ने कई कार्यों को जारी रखा, जिसमें भारत में चाय व्यापार का प्रबंधन आना जाना भी शामिल था।
हालांकि जब अंत आया तो 1873 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट पारित किया, जिसने औपचारिक रूप से कंपनी को भंग कर दिया और उसके शेयरधारकों को अंतिम मुआवजे का प्रावधान किया। हालांकि भारत में ब्रिटिश उपस्थिति और शासन अगले 70 वर्षों तक यानी 1947 तक जारी रहा, जब देश को, जो अब पाकिस्तान भी है, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में, जिन्हें अक्सर इतना बड़ा माना जाता है कि वे विफल नहीं हो सकती, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी विशाल क्षेत्रीय संपत्तियां, अमूल्य व्यापारिक एकाधिकार और निजी सैन्य शक्ति थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे आगे अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।